कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं लिया है जो भारत को अब खरीद सकता है। हम जा रहे हैं 18वीं शताब्दी में, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। सबसे पहले एनडीए की सरकार इसको लागू करेगी। मैं आज लिख करके देता हूं। सब लुक लुक वो जो कछुआ के समान कभी मूरी भीतर करना कभी बाहर करना। गुजरात में गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, बेरोजगारी फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। सबसे पहले भाजपा को लोग जाके फीता काटेंगे। 5 रुपया का सामान 25 रुपया में बिकता है। एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। मर रहे हैं 5 साल के बाद फैसला हो जाएगा। आप हारे गुजरात के कारण, चूंकि आपने जो कम्युनल रास्ता अपना दिया और विकास के रास्ते को आपने छोड़ दिया। 2009 में आप हारे न्यूक्लियर डील के विरोध के कारण। हमारे नेताओं के द्वारा और खास करके बिहार के नेताओं के द्वारा अलग अलग सदन में, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में जो भाषण दिए गए हैं इतिहास में, कालांतर में, उसका हमने आपको कुछ वीडियो दिया है, उस पर कुछ सवाल खड़ा किया है। आज हम उसी क्रम में रामविलास पासवान का आपको एक वीडियो दिखाएंगे। रामविलास पासवान का ये वीडियो 7 दिसंबर 2012 का है, जब देश के अंदर मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्योंकि मनमोहन सरकार ने एक नियम में, फॉरेन पॉलिसी में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में चेंज लाया था कि पहले कोई भी विदेशी कंपनी जो हिंदुस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करती थी वो 49% ही, खास करके मल्टी ब्रांड रिटेल में 49% ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। 51% किसी और का, हिंदुस्तानी कंपनी का होगा तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको चेंज करके 51% कर दिया था, 49 से 51। आपको लग रहा था 2% तो बढ़ा रहा है, लेकिन 2% इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी कंपनी का, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी कंपनी का 51% से ज्यादा स्टेक हो जाता है तो ऑनरशिप उसके हाथ में चला जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी भी विकास की योजनाएं बन रही थी और उसमें से कोई भी कहीं पे फैक्ट्री बन रहा हो या कहीं कोई इंडस्ट्री लग रहा हो तो उसमें आप विदेशी कंपनी को ऑनरशिप दे रहे थे। उसके पहले ऑनरशिप उनके पास नहीं था। मल्टी ब्रांड रिटेल में वो 49% से ज्यादा नहीं ले सकते थे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशों को बेचा जा रहा है हिंदुस्तान को, और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपेयर किया था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आकर के अपना यहाँ पे कमाती थी और यहाँ से लेके जाती थी। अब बीजेपी का इससे पहले एक बार और अविश्वास प्रस्ताव मनमोहन सरकार के खिलाफ आया था 2008 में, जब 2008 में मनमोहन सरकार ने न्यूक्लियर डील किया गया था और उसमें भी यही कहा गया था कि अमेरिका के हाथों बेचा जा रहा है हिंदुस्तान को। अब इस बार जब 2012 में अविश्वास प्रस्ताव आया तो बीजेपी और इस लेवल तक इसका विरोध करती है कि अविश्वास प्रस्ताव तो लाती ही है, उसके साथ साथ वो एक 40 पेज का एक रिपोर्ट भी, लघु पुस्तिका जारी करती है और उसमें सारा कुछ 15-20 उसके नेता, अडवाणी जी से लेकर के सब लोग, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है और कहा जाता है कि पॉलिसी कितनी गलत है। और उसी बुकलेट में नरेंद्र मोदी जी का, जो बुकलेट का कोई भी किताब होती है, इसके कवर का बैक पेज जो होता है उस पर 2 स्टेटमेंट छापा जाता है। एक अरुण जेटली जी का जो स्टेटमेंट है वो मुश्किल से 5.5 लाइन का है और नरेंद्र मोदी जी का लगभग 12 लाइन का एक स्टेटमेंट छापा जाता है। आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो रामविलास पासवान जी का है। और उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बीजेपी 2014 में जब चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाता है। उस समय अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी कहती है कि ये जो 49% से बढ़ा के 51% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में किया गया है यूपीए की सरकार के द्वारा, मनमोहन सरकार के द्वारा, हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। रामविलास पासवान जी का जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें रामविलास पासवान जी खुलेआम कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि जब इनकी सरकार आएगी तो यही लोग होंगे जो सबसे पहले ये एफडीआई को अलाउ करेंगे। पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इस सदन में एक परंपरा चल पड़ी है, गरीब के मुद्दे पर कभी बहस नहीं होगा और बिना मतलब के मुद्दे पर जो है समय की बर्बादी होती रही है। ये न्यूक्लियर डील के संबंध में कितना समय की बर्बादी हुई और उसके बाद अंत में क्या हुआ? बार बार किसी चीज़ के विषय में कहा जाएगा देश बिक जाएगा, देश बिक जाएगा, भारत हमारा महान है। कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं लिया है जो भारत को अब खरीद सकता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी चीज़ का दे करके इसको क्या कहते हैं, डराया नहीं जा सकता है। वेंकैया नायडू कल कह रहे थे कि हम 2004 में इसलिए हार गए कि हम जो है हमने लिख दिया था, हमने इसका सपोर्ट में जो है एफडीआई के सपोर्ट में किया था। 2004 में आप एफडीआई के सपोर्ट में नहीं हारे थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था एनडीए गवर्नमेंट में विकास का। आप हारे गुजरात के कारण, चूंकि आपने जो कम्युनल रास्ता अपना लिया और विकास के रास्ते को आपने छोड़ दिया।
2009 में आप हारे, न्यूक्लियर डील के विरोध के कारण आप क्या कहते हैं हारे। इसलिए देश में कोई भी प्रगतिशील कदम जब उठता है तो उसका क्या कहते हैं कि बार बार क्या कहते हैं विरोध करने का काम किया जाता है। क्या हुआ था न्यूक्लियर डील में, कितना हाई तौबा मचाया था, सरकार गिराने के क्या कहते हैं कगार पर आ गई थी, और रिजल्ट जब निकला तो देश की जनता ने क्या दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। दो तरह के वर्ग हैं, एक वर्ग है जो मॉल में खरीदता है और एक वर्ग है जो फुटपाथ पर खरीदता है। ये फुटपाथ पर खरीदने वाला मॉल में अभी भी एफडीआई नहीं है। दिल्ली में जाकर के देखिए, अभी भी फॉरेन गुड्स नहीं मिलता है, इतना ही है कि 49% तक है। क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सरकार ने कह दिया जिसको लागू, सबसे पहले एनडीए की सरकार इसको लागू करेगी। मैं आज लिख करके देता हूं, ये बिल जब पास होगा तो एनडीए की सरकार सबसे पहले इसको लागू करने का काम क्या कहते करेगी। इसलिए नहीं, हम राज्य की सरकार की बात करते हैं, आप मत करो लागू, 5 साल के बाद फैसला हो जाएगा कौन सरकार प्रोग्रेसिव है और कौन सरकार दकियानुसी में है। हम फ्लड गेट खोल रहे हैं, हम जो है 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम जा रहे हैं 18वीं शताब्दी में। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। किसान का सामान जो है भी कह रहे थे हमारे पंजाब के साथी, हरियाणा के साथी, किसान का सामान सड़क पर सर रहा है। जो आरती वाले लोग हैं वो जाकर के आधा दाम उसको नहीं देते हैं, जाकर के जो है यहाँ जो मेन बाजार में आते आते गरीब जो वहां जाकर किसान पैदा करता है उसका शोषण होता है। कहीं उसको रखने का जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ आते आते मंडी में आते आते 5 रुपया का सामान 25 रुपया में बिकता है। यदि आता है और किसान को 5 रुपये के बदले में 10 रुपया मिलता है और उपभोक्ता को जो है 25 के बदले में 15 रुपया में मिलता है, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए जो है ये गलत बात है। हर चीज का मात्र क्या कहते हैं विरोध करना, मैं समझता हूं क्या कहते हैं कि सही नहीं है। मॉल खुलता है, सबसे पहले सुनिए, मॉल हम लोग सुनिए, देखिए हम देखिए सर, हम लोग गरीब परिवार के हैं, लेकिन मॉल खुलता है, सबसे पहले भाजपा को लोग जाके फीता काटेंगे, बड़े बड़े मॉल में जाके फीता काटेंगे। विदेशी इन्वेस्टमेंट, कौन सरकार है जो विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती है अपने यहाँ। बिहार में तो रोज हमारे यहाँ मीटिंग होता है, विदेशी लोगों को बुलाओ, विदेशी लोगों को बुलाओ, विदेशी लोगों को बुलाओ। गुजरात में गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, गुड़ का चीनी खाएंगे लेकिन कहेंगे कि हम जो है चीनी के सामान से क्या कहते हैं कि हम नफरत करते हैं। इसलिए ये सब क्या कहते हैं कंप्यूटर, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे, हम लोगों ने बहुत कंप्यूटर का विरोध किया था। बेरोजगारी फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। जब आया था क्या कहते हैं कि नया एयरलाइंस आया था, उस एयरलाइंस का हम लोग विरोध कर रहे थे, प्राइवेट एयरलाइंस का। आज क्या हो गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कि हम बीच में बिचौलिया, आपने कहा बिचौलिया क्या कहते हैं कि आपने कहा कि बिचौलिया जो व्यापारी भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपने इसका रास्ता नहीं बताया। जो किसान भूखे मर रहे हैं और जो क्या कहते हैं उपभोक्ता त्राहिमाम कर रहे हैं, उसका क्या है। इसलिए मैंने कहा जूता खरीदने वाला, जूता जो बनाने वाला एक वर्ग है, और जूता खरीदने वाला जो गांव का है वो कभी मरने वाला नहीं है इससे। जो जाकर के इंडिया गेट पर जाकर के देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाला खत्म हो जाएगा। अरे 10 लाख की आबादी, 53 क्या कहते हैं कि शहर होंगे, 18 या 20 शहर होंगे, 10 लाख की आबादी वाले। बकिए में तो क्या कहते हैं कि नहीं है, एक शहर में एक स्टेट में। फिर जिस सरकार को चाहे सर, प्लीज कंक्लूड। इसलिए सर मैं कहना चाहता हूं अभी सब लुप वो जो कछुआ के समान कभी मूरी भीतर करना कभी बाहर करना। अरे साफ साफ विरोध करना है, साफ साफ विरोध करो, साफ साफ समर्थन करना है, साफ साफ समर्थन करो। ये इतिहास लिखा जा रहा है, कोई 1 और 2 दिन का नहीं है। 10 साल के बाद यदि एनडीए के सरकार में 5 साल के बाद यदि कहीं राज्य में लागू कोई करेगा, हम लोग पूछेंगे कि क्यों आपने लागू किया है। कांग्रेस पार्टी यदि समर्थन करती है एफडीआई का और यदि वो गर्त में चली जाएगी तो आपको खुशी होना चाहिए, लेकिन उसके कारण आप यदि क्या करने चले गए, इसलिए सिर्फ गुस्सा हम लोग रहे हैं, देखे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्यवहारिक एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। टैक्ट फुली काम करना चाहिए, खाली सिद्धांत के नाम पर मर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं गरीब की आवाज को कोई नहीं रखता है, गरीब की बात को कोई नहीं बोलेगा। यहाँ गरीब के ऊपर में चर्चा होगा, हाउस डिस्टर्ब हो जाता है। अरे गरीब का सवाल उठाओ ने, वो जो जूता, वो जो क्या कहते हैं कि खोंचा बेचने वाला है, 1 मिनट, खोंचा बेचने वाला है, 1 मिनट, खोंचा बेचने वाला है, वो किसको कौन हटा देगा। कोई हटा देगा? मॉल हम जाकर के ये मॉल हटा देगा? सरकार है सर, सरकार है ये, सरकार कोई चोटा मुरब्बा है? नो प्लीज, खत्म, प्लीज, ये सरकार है, सरकार को पूरा का पूरा अधिकार है। यदि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में होगा तो कल फिर यही सदन जो है उसको कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे इन्फ्लेशन रुकेगा, इन्फ्लेशन रुकेगा। जो किसान का सामान आज क्या कहते हैं मंडी में जाकर के 25 रुपए में बिकता है, वो जाकर के 15 रुपया में बिकेगा। ये केवल जो है खाद्य पदार्थ के ऊपर में है। इसलिए सर मैं एफडीआई का समर्थन करता हूं और गरीब लोगों को कोई मतलब नहीं है। को निर्माण कहानी चेरी जबरानी, इसलिए एफडीआई का सपोर्ट कीजिए। ये प्रोग्रेसिव कदम है और देश को आगे ले जाएगा। मैं कहना चाहता हूं
अब ये जो वीडियो देखा आपने जिसमें कि रामविलास जी साफ साफ चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग आएंगे सत्ता में तो आप ये पॉलिसी लाएंगे, ये पॉलिसी को आप लोग रखेंगे, बढ़ा भी सकते हैं। और वही हुआ, जो रामविलास पासवान जी ने जो भविष्यवाणी किया वही हुआ। 14 में एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2015 में ही फिर से एफडीआई पॉलिसी में चेंज किया जाता है। चेंज क्या किया जाता है? आपको लग रहा होगा कि चेंज करने का मतलब कि खत्म कर दिया होगा 51% वाला जो यूपी ने बढ़ाया था। 51% तो कंटिन्यू किया ही गया। उसके साथ साथ 2 शर्तें लगाई गई थी। जब यूपीए ने, मनमोहन सरकार ने 2 शर्तें लगाई थी कि कोई भी कंपनी विदेश का आ करके जब बिहार में, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका 41% स्टेक लेना चाहता है तो 2 शर्त रहेगा। उन दोनों शर्तों को मनमोहन सरकार, मोदी सरकार ने हटा दिया। वो 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि कोई भी विदेशी कंपनी जो हिंदुस्तान आकर के 51% स्टेक के साथ यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो कंपनी, उस कंपनी का टर्नओवर जो है, वो इन्वेस्टमेंट भी में जो है $1 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि साफ साफ है कि विदेश के बड़ी कंपनियों को, ज्यादा बड़े कंपनियों को उसमें रोका गया था रिटेल में आने से। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि जो भी कंपनी विदेश से आ रही है यहाँ पे 51% स्टेक के साथ कुछ भी बिजनेस करने के लिए, रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल में बिजनेस करने के लिए, उस कंपनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका 30% हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर ही जनरेट होना चाहिए। अब हिंदुस्तान, कोई भी कंपनी बाहर की कंपनी है, पहली बार अगर हिंदुस्तान में काम करने के लिए आ रही है तो वो 30% पैसा कहाँ से जनरेट करके लाएगी? 2 ही उपाय है, या तो आप किसी हिंदुस्तान के कंपनी के साथ या किसी हिंदुस्तान के किसी बिजनेसमैन के साथ वो 30% पैसा वहां से लीजिए, उनको पार्टनर बनाइए, या नहीं तो फिर अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान में पहले से ही काम कर रही है तो फिर वो अपनी पुरानी कंपनी से 30% हिस्सा लेकर के और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन कोई नई कंपनी नहीं आ सकती थी अगर उसका इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन से ज्यादा है तो। पहले आप एफडीआई को समझ लीजिए, क्यों इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा था, विदेशी कंपनी कहा जा रहा था। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो पॉलिसीज नेहरू जी के टाइम पे था, नेहरू जी के बाद जो था, उसमें यह था कि विदेशी कंपनियों को बहुत लिमिटेड चीजों में यहाँ पे घुसने दिया गया था। वो भी सिर्फ आप प्रोडक्ट वहां से आ सकता है, हिंदुस्तान में सारा मार्केटिंग वगैरह हिंदुस्तान की ही कंपनी करेगी। बहुत सारा का तो मैन्युफैक्चरिंग आना ही, जैसे कि 1990 के दशक से पहले टोयोटा वगैरह की गाड़ियां हिंदुस्तान में नहीं दिखती थी, क्योंकि आप बेच ही नहीं सकते हैं, मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है। उसके बाद फिर 1990 में आर्थिक सुधार होता है। आर्थिक सुधार के बाद होता है कि ठीक है, आप अपने यहाँ जो भी कंपनी आपकी है वो हिंदुस्तान में आप बेच सकते हैं, लेकिन बेचने वाला जो कंपनी होगा वो हिंदुस्तानी होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन पार्टनरशिप में करना होगा। 49% आपके कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, 49% यानी कि आधे से ज्यादा, यानी कि ऑनरशिप हिंदुस्तानी कंपनी के हाथ में होना चाहिए। और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा अगर सही से, तो हीरो होंडा कंपनी का बाइक आया करता था। अभी होंडा और हीरो अलग हो गया है। हीरो होंडा को इसलिए एक साथ आना पड़ा क्योंकि 49% उसमें हीरो का था, जो कि हिंदुस्तान की कंपनी थी, और उसमें 51% उसमें हीरो का था क्योंकि वो हिंदुस्तान की कंपनी थी, और 49% होंडा का था जो कि जापान की कंपनी। इसी तरह से मारुति भारत सरकार की कंपनी थी और सुजुकी जापान की कंपनी थी, तो दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं और उसमें भी ऑनरशिप हिंदुस्तान की कंपनी के हाथ में रहेगा। ये पॉलिसी हुआ करता था। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक पॉलिसी चेंज फिर से लाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मल्टी ब्रांड वाला है कंपनी है, उस कंपनी को छोड़ देते हैं, मल्टी ब्रांड वाले को 49% ही, लेकिन सिंगल ब्रांड अगर कोई कंपनी है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट अगर वो बेच रही है, तो ऐसे कंपनी को जो रिटेल, एक ही प्रोडक्ट का रिटेल कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, उस कंपनी को आप 51% अलाउ कर देते हैं, सिंगल ब्रांड वाले को। मल्टी ब्रांड को अभी भी अलाउ नहीं किया गया। 2012 में जो नियम जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें यह किया गया कि ठीक है, 51% तो आप कर सकते हैं, लेकिन मल्टी ब्रांड में भी कर सकते हैं, और उसके साथ जो 2 शर्त हमने बताया वो लगा करके किया गया। 2015 में इन दोनों शर्तों को हटा दिया गया, और उससे भी बड़ा शौक आता है 2017-18 में। 2017-18 में वही नरेंद्र मोदी जो विरोध कर रहे थे मनमोहन सिंह की उस पॉलिसी का, जिसमें कि 51% विदेशी कंपनियों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का राइट दिया गया था, वो 2018 में जाकर के 100%
सिंगल ब्रांड में तो 100% कंप्लीटली कर देते हैं बिना कोई शर्त के। और उसमें भी ये होता है कि ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि अगर कोई विदेश की कंपनी आ रही है, खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक परमिशन हो जाएगा। मल्टी ब्रांड वाले में इन्होंने परमिशन लगा दिया कि आपको सरकार से परमिशन लेना होगा, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब कुछ आपको सरकार को बताना होगा, सब पूछना होगा सरकार से। और लेकिन 100% कर दिया, 51 से बढ़ा करके 100% कर दिया। हालांकि उसमें एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये लगाया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100% इन्वेस्टमेंट आप अपना कर रहे हैं हिंदुस्तान में आकर के मल्टी ब्रांड रिटेल में, तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे रिटेल कीजिएगा, बेचिएगा, वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा होना चाहिए। और ये मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया गया था। अब आप हमको बताइए कि जो कंपेयर किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, विदेशी कंपनी से, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में थी, जब हिंदुस्तान गुलाम था उनका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो बेचती थी, बनाती थी, प्रोडक्ट अपने बेचती थी, वो भी तो हिंदुस्तान के अंदर ही बनता था। जितने भी सिल्क है हिंदुस्तान में बनता था, जूट हिंदुस्तान में बनता था, कपड़ा का सारा काम हिंदुस्तान में होता था, अफीम हिंदुस्तान में बनता था, रेलवे का सारा कारखाना यही मुंगेर में कारखाना बना हुआ था, रेलवे का कारखाना, रेलवे का सारा कुछ यहीं प्रोड्यूस यहीं पे होता था, चीनी यहीं पे प्रोड्यूस होता था, अफीम यहीं पे प्रोड्यूस होता था, सब कुछ तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोड्यूस यहीं करती थी। और वो इसलिए करती थी क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है, सस्ते मजदूर है यहाँ पे। तो ये कौन सा कंडीशन है कि आपको भी हिंदुस्तान में ही आपको प्रोड्यूस करना होगा? कोई भी हिंदुस्तान के बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करना को बर्डन समझेगी ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में चीप लेबर मिल रहा है। तो इनकी पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली कैसे नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। अब जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था, उस समय इन्होंने एक भाषण भी दिया था। वो भाषण भी आपको हम सुना देते हैं। जब उन्होंने 2012 में ही भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर रिटेल में इस तरह से बढ़ाया जाएगा, 51% मल्टी ब्रांड में 51% दे दिया जाएगा, विदेशी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियों पे रोक लगाया उन्होंने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों पे रोक लग जाएगी, अलाउ किया जाएगा, तो हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, परचून वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब तो बेरोजगार हो जाएंगे। आप पहले वीडियो उनका सुन ही लीजिए, उसके बाद एक और बात हम आपको बता देंगे। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शब्द प्रतिज्ञा, जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा, तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन खरीदी करने आएगा? अब ये जो वीडियो आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का, ये वही नरेंद्र मोदी है जो 51% रिटेल में 2 कंडीशन के साथ विरोध कर रहे थे, और आज 2018 में ही ये 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं बिना कोई शर्त के। शर्त सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर करना है। आखिरी बात, अभी हल्ला मच रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है और बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाएगा। आपको पता है कि इस अभी आज करंट के डेट में लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान की हो गई है। उस 4 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ एफडीआई का है, यानी कि 1/4 हमारा देश का जो इकोनॉमी कह रहे हैं इतनी बड़ी ताकत बने, उसका 1/4 विदेशी कंपनियों के हाथ में है। और उसके बाद यही सरकार, इनकी मोदी जी की सरकार ने ही टारगेट भी सेट किया है कि 2032 तक एफडीआई हिंदुस्तान में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी का, जो कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 2032 तक 6 ट्रिलियन हो जाएगी, उस 6 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन एफडीआई होगा। यानी कि अभी 25% एफडीआई है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, विदेशी कंपनी का है। और 2032 में ये सरकार टारगेट की है कि इसको 30% कर देना है, यानी कि 6 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन रहेगा, 33% हो जाएगा एफडीआई। तो अगर मनमोहन सिंह का वो पॉलिसी विदेशी को हाथ में बेचना था भारत को, तो फिर ये पॉलिसी कैसी है? और इसकी भविष्यवाणी रामविलास पासवान जी ने
2012 में ही कर दिया था कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।